हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिसिस। आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल लगते हैं आगे 3 से 5 साल में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर सर्टिफाइड एडवाइज़र से बात करके लें, अपने रिसर्च पे लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। सबसे पहले हम पहले स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे, उसका नाम है वारी एनर्जी। वारी एनर्जी क्या लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल की, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट की है। ये इसकी जो मार्केट लीडरशिप है, जो इसका शेयर है 21% शेयर इसका डोमेस्टिक मार्केट में, 44% शेयर इसका जो है वो एक्सपोर्ट के मार्केट में। इसका जो मेन रेवेन्यू का पार्ट है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी का जो ग्रोथ है, पहले FY21 में 2 गीगावाट से था, अब 13.3 गीगावाट तक हो चुका है FY24 में। और ये कंपनी आगे के ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल लगती है, जो कि ये अपनी एक्सपेंड कर रही है अपनी कैपेसिटी। इनके मालिक का कहना है कि 2027 तक इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 20.9 गीगावाट तक हो जाएगी। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वारी रिन्यूएबल, वो क्या करती है, इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो कि 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऑपरेट करती है। अब सबसे पहले हम इनका रेवेन्यू का बाइफरकेशन देखेंगे। रेवेन्यू में इनका जो ग्रोथ है प्रोडक्ट वाइज, सोलर पीवी मॉड्यूल से इनका 78% का ग्रोथ आता है, ईपीसी सर्विस से इनका 15% का ग्रोथ आता है, और एनर्जी स्टोरेज से 7% का आता है। रेवेन्यू बाइफरकेशन का जो है एक्सपोर्ट सेल की, मतलब कि वही मैं अभी बता रहा था आपसे कि इनका जो मेन बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता है। 57.64% एक्सपोर्ट से आता है। इसमें भी सबसे जो मेन कंट्री है वो यूएस है इनके एक्सपोर्ट में। इनका जो यूएस इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, वो आपको पहले ही मैंने बता दिया। और इनका जो न्यू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि टैरिफ वॉर के वजह से इसके स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, इसका जो प्राइस है उसमें दिक्कत आ रही थी, इसलिए इनके जो मालिक है उन्होंने क्या किया कि यूएस में ही अपना जो है प्लांट डाल दिया है 1.6 गीगावाट का सोलर पीवी मॉड्यूल की फैसिलिटी, जो कि हाउस्टन टेक्सास में इन्होंने खोल लिया है। तो इससे क्या होता है कि ये टैरिफ वॉर से भी इनका जो कंपनी है वो बच पाएगी, क्योंकि अगर वहीं पे प्रोडक्शन होगा तब कोई इस पर टैरिफ नहीं लगेगा, इसलिए इन्होंने अभी इसको चालू किया है वहाँ पे। और अब आगे बात करते हैं हम आगे इनकी ऑर्डर बुक के बारे में। ऑर्डर बुक इनकी बहुत अच्छी है, आगे इनकी अच्छा खासा ग्रोथ रखती है कंपनी। वारी न्यूल बूस्टर से 16 पॉइंट, जैसे कि हमने बताया 2027 तक ये अपना जो रेवेन्यू का ग्रोथ करने का इन्होंने टारगेट रखा है वो है 20.9 गीगावाट की। तो ऑर्डर बुक इनकी बहुत अच्छी है और आगे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, बस लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में काफ़ी इसके प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है इसके स्टॉक में। टॉप 1 कस्टमर इनके जो आते हैं 9% रेवेन्यू FY24 में देते हैं। टॉप 10 कस्टमर से 57% का रेवेन्यू आता है। और जैसा कि इनके आईपीओ की डिटेल है, अभी जल्दी में इनका आईपीओ आया था 4,321 करोड़ का 28 अक्टूबर 2024 में, जिसमें मुझे अलॉटमेंट मिल गया था, जो मैं अपने फैमिली मेम्बर मम्मी के नाम पे अपने लगाया था, तो मुझे अलॉटमेंट मिल गया था। उसका प्रूफ देख सकते हैं। और मैंने इसको सेल कर दिया था 2632 के प्राइस पे। हालांकि आगे 3600 तक गया था, लेकिन अब मैंने अपना आईपीओ के लिए लगाया था तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था 2632 पे। और ये फ्रेश इशू था इसमें 3600 करोड़ का। बाकी ओवरऑल जो आईपीओ का साइज़ था वो 4321 करोड़ था। अब बात करते हैं मार्केट में क्या पोजीशन है इसकी। मार्केट पोजीशन में इसका जो मार्केट कैप है वो है 81,252 करोड़ का, जिसकी जो करंट प्राइस चल रहा है 2828 रुपये चल रहा है। अगर ये शेयर 2500 तक मिले तो बहुत अच्छा है। बाकी आगे इसका हाई जो है 3600 तक लगा चुका है, ये 3743 तक लगा चुका है। इसका जो पीई है 43.4 का भी इस समय चल रहा है। बुक वैल्यू 330 की है। बाकी डिविडेंड यील्ड तो अभी इसका कुछ है नहीं। ROE बहुत अच्छा है। और ओवरऑल ये स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री का P 59.92 का है। फंडामेंटल एनालिसिस इसका क्या है, इसके जो प्रॉस है क्या क्या अच्छी है इसकी कंपनी के बारे में। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ रखती है, डिलीवर करी है 117% का CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन ROE इसका बहुत अच्छा 3 साल का ROE 30.8% का है। कुछ नेगेटिव बात यह है कि इसकी जो बुक वैल्यू से 8.5 टाइम्स इसका जो स्टॉक चल रहा है। पर ये बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, सोलर मॉड्यूल की कंपनी है, तो आगे अच्छा खासा ग्रोथ रखती है, उससे कोई इतना दिक्कत नहीं है। सेल्स इसकी लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ी है। 2022 मार्च में इसकी सेल थी 2854 करोड़, जो कि अब पहुंच गई है 14,444 करोड़, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है, कंपनी ग्रो कर रही है, एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया, मार्जिन 4% से 19% तक गया हुआ है। इंटरेस्ट भी
प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका जो है 118 करोड़ से 2500 करोड़। तो ओवरऑल जो कंपनी का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है दिस ईयर में 27% से बढ़ा हुआ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दिस ईयर 89% से बढ़ा हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 28% का है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं इसकी कैसी है। रिज़र्व अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, बोरोइंग्स कम किया हुआ है और लायबिलिटीज़ भी ठीक ठाक हैं। तो ओवरऑल कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स ने अभी इनका जो कम हुआ था क्योंकि इन्होंने अभी आईपीओ के माध्यम से सेल किया था, तो प्रोमोटर की होल्डिंग 64% है, एफआईआईएस 4.7%, डीआईएस 2.4%। चलो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है, जो कि पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसका जो मर्जर हुआ था सिंडिकेट बैंक के साथ FY21 में हुआ था। इसके जो की रेशियोज़ हैं वो हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 3% का, ग्रॉस एनपीए 4.23% का। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक का, तो वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ठीक ठाक है। खासा रेशियो 32% का है। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो आप देख ही सकते हैं, अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट शेयर इसका 6.2% का है। ब्रांच इसकी जो नेटवर्क है ब्रांच का, टोटल इसकी ब्रांचेस जो हैं 9604 ब्रांचेस हैं, 13,167 बीसी पॉइंट है, 10,209 इसके एटीएम है, 1946 के रिसाइकलर हैं अक्रॉस इंडिया और 4 इसके इंटरनेशनल ब्रांच है। 32% इसकी ब्रांच है वो रूरल एरिया में, 29% सेमी अर्बन एरिया में और 20% अर्बन एरिया में है और 19% मेट्रो एरिया में है। इसकी 211 डोमेस्टिक ब्रांचेस है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी और बड़ी बैंक है और आपको ये हर जगह पे मिल जाएगी। इसका जो लोन बुक है 45% टोटल लोन बुक, इसका जो कॉर्पोरेट लोन से अकाउंट 44% है टोटल लोन बुक, फॉलोड बाई इसमें एग्रीकल्चर 25%, रिटेल 16% और एमएसएमई 14% है। हाउसिंग लोन अकाउंट इसका 60% का है, फॉलोड बाई जिसमें पर्सनल लोन 19% का है, व्हीकल्स लोन 11% का और एजुकेशनल लोन 10% दिया हुआ है। कॉर्पोरेट बुक का जो इसका एक्सपोजर है उसको हम देख सकते हैं। एनबीएफसी 32%, इंफ्रास्ट्रक्चर 31%, टेक्सटाइल 4%, आयरन स्टील 4%। इस तरह से इसका जो है कॉर्पोरेट बुक का एक्सपोजर है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी इसका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो डोमेस्टिक से 93% आता है, इंटरनेशनली इसकी 4 ब्रांचेस हैं तो वहाँ से 7% आता है। इसके जो कंपनी है कैनरा रोबिस्को एसेट मैनेजमेंट, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि 24 म्यूचुअल फंड स्कीम को देखती है। ये जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक का और एमएस ऑरिक्स कॉर्पोरेशन जापान का है उसका। इसमें जो कैनरा बैंक का स्टेक है 51% का स्टेक है और ये काफ़ी अच्छी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ से इसका भी रेवेन्यू आता है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंश्योरेंस और डीमेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका रजिस्टर्ड नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ का और जो इसका कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट का उसका रजिस्टर्ड नेट प्रॉफिट है 124 करोड़ का। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें भी कैनरा बैंक का स्टेक 51% का है, जो कि जॉइंट वेंचर है HSBC इंश्योरेंस के साथ में, जिससे इसका जो रिकॉर्डेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 113 करोड़ का है FY21-4 में। और कैनफिन होम्स लिमिटेड करके इसका एक है जिसमें 30% का स्टेक है। ये क्या करती है? प्रीमियम हाउस फाइनेंस एंटिटीज़ है कंट्री में, जिससे इट अर्न प्रॉफिट 750 करोड़ इन FY24 वर्सेस 621 इन FY23। कैन बैंक फैक्टर। अब हम बात करेंगे आगे कैन बैंक फैक्टर, जिसके इसमें 70% स्टेक है। इसकी जो टोटल सब्सिडरी है 8 सब्सिडरी जहाँ से इसका रेवेन्यू आता है और 5 एसोसिएट्स हैं। अब बात करते हैं मार्केट पोजीशन की। इसका जो मार्केट कैप अभी इस टाइम चल रहा है 1,04,957 करोड़ का है। जिसका करंट प्राइस है 116 का है, हाई 125 तक गया है और लो 78.6 का है। स्टॉक का पी 5.98 है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ये बैंकिंग सेक्टर अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड चल रहा है इस टाइम पे। और आरबीआई जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेपो रेट लगातार कट कर रही है, तो जिससे बैंकिंग सेक्टर आगे बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, इसीलिए इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक निकल के आता है। इसकी बुक वैल्यू 116 की है और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा, इसका डिविडेंड यील्ड भी है 3.46% का डिविडेंड यील्ड है। ROCE 6.79 का, ROE 17.8 का है, जो कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस के, तो इसके जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 1 टाइम्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है और ये लगातार इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 61% का CAGR से 5 साल में ग्रोथ कर रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट
भी लगातार इसका जो डिविडेंड पे आउट है 19.7% का है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसके जो थोड़ा बहुत रिस्क है वो क्या है कि इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसकी जो लायबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा है, और अर्निंग इंक्लूड करती है अदर इनकम 31,000 करोड़ का, तो ये थोड़ा इसके कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं हम सेल्स एंड ग्रोथ की। सेल्स एंड ग्रोथ इसकी रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, क्योंकि मार्च में 85,000 करोड़ 885 से मार्च 2025 तक 1,21,601 करोड़ का हो गया है। इसके जो एक्सपेंस जो है काफ़ी बढ़े हुए हैं, इंटरेस्ट काफ़ी बढ़े हुए हैं, इसलिए इसका फाइनेंशियल मार्जिन और प्रॉफिट अभी निगेटिव में चल रहा है, पर आगे एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल बैंक रखती है, तो बहुत ही जल्द से जल्द इसको पॉजिटिव करने का इसकी उम्मीद है। बाकी जो इसकी अदर इनकम है 31,000 करोड़ की है, इसके कारण इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 23,000 करोड़ का आता है, जो कि टैक्स के बाद 17,000 करोड़ का आता है, जो कि ओवरऑल इसका जो है प्रॉफिटेबल बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। EPS इसका 19.34 का है, डिविडेंड पे आउट बहुत ही अच्छा है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 10% का है, प्रॉफिट ग्रोथ इसका है TTM जो है 15% का है, जो अभी इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट ईयर 18% का रहा है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, तो आप अपनी रिसर्च करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। प्रमोटर का 62.93% का है, रिटेल का 14.67% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10.55%, अदर DIs का 7.18%, म्यूचुअल फंड का 4.67% का है। जो हमारा तीसरा स्टॉक निकल के आता है उसका नाम है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है हमारे डिफेंस के स्टॉक में इसको हम गिनेंगे, क्योंकि ये मेनली सबमरीन्स और ये सब बनाता है, तो डिफेंस सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर। अब इसके बारे में बात करते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 74 में इस्टेब्लिश हुआ था, और अभी तक इसने 801 वेसल्स कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें इन्होंने बनाया है वॉरशिप बनाया है, सबमरीन बनाया है, कार्गो पैसेंजर शिप बनाया है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाया है। अब हम बात करते हैं लीडिंग शिप बिल्डर यार्ड। द कंपनी में इंडिया लीडिंग शिप बिल्डर यार्ड, ये एक तरह की बहुत ही अच्छी मिड कैप कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कमर्शियल, इट इज़ द ओनली इंडियन शिपयार्ड हैव बिल्ड डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनल सबमरीन फॉर द नेवी। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, इसको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है। इसका जो बिजनेस डिवीज़न है उससे बिल्डिंग का काम है, और दूसरा इसका सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग का। वेसल्स डिलीवरी में बात करते हैं, 802 वेसल के अभी तक इन्होंने डिलीवरी कर चुकी है, जिसमें सब वॉरशिप सबमरीन ये सब आते हैं। इनका जो रेवेन्यू है 2024 में सबमरीन और शिप की मैन्युफैक्चरिंग से 97% आता है, और रिपेयरिंग से 3% का आता है। ऑर्डर बुक इनकी जो है बहुत ही अच्छी है, 39,872 करोड़ की है, जिसमें 37 वेसल शेड्यूल फॉर डिलीवरी इंक्लूडेड है। ऑर्डर बुक में इससे बिल्डिंग का इसका जो है 70% का है, सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग का इसका 30% का है। तो आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का। मैज़ागॉन डॉक इज़ लोकेटेड, ये मुंबई में लोकेटेड है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 वॉरशिप बनाने की है, और 11 कन्वेंशनल सबमरीन, मतलब कि एक साथ ये 10 वॉरशिप और 11 कन्वेंशनल सबमरीन बना सकती है। और इसने इन्वेस्ट किया 5,000 करोड़ वेरियस कैपेक्स प्रोजेक्ट में, ये नेक्स्ट फ्यू ईयर के लिए। अब बात करते हैं हम आगे। AI इनेबल्ड इंस्पेक्शन भी काफ़ी है इसका, IIT मद्रास पार्टनरशिप करके अपने AI इनेबल्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि AI इनेबल्ड कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी, AI इनेबल्ड एडवांस फेज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये सब भी करती है। और आगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर 25 में 10% to 12% का। मार्केट पोजीशन की बात करते हैं तो ये एक 1,36,179 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप है, जो कि इसको मिड कैप कंपनी बनाती है। और उसके करंट प्राइस 3376 का चल रहा है, जो कि अभी इस टाइम वॉर की वजह से डिफेंस के सारे शेयर काफ़ी ज़्यादा भाग गए हैं, इसलिए इसका भी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। बाकी इसने लो 1500 का लगाया हुआ है 52 वीक का, और हाई 3700 का लगाया है। तो अगर ये आपको 2,500 के रेंज में मिले तो बहुत अच्छा है, इसके लिए रेंज होगा। बट अभी तो काफ़ी इसका प्राइस बढ़ चुका था, क्योंकि वॉर के वजह से काफ़ी इसका प्राइस भाग गया ऊपर। इसका जो PE है 56.4 का है, बुक वैल्यू 197 का है, ROE बहुत अच्छा है 43.2% का और 34% का, फेस वैल्यू 5 की है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो इसमें जो खासियत है कंपनी की वो ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई भी इसके ऊपर लोन नहीं है।
कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 38.3% का CAGR से 5 साल में ग्रो कर रही है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE, मतलब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और ये मेंटेन कर रही हेल्थी डिविडेंड पे आउट 26.3% का। डेप्टर पे और इसका जो डेप्टर डेज है वो इम्प्रूव हुआ 50 डेज से तो 34.1 डेज पे। उसके कुछ रिस्क की बात कर लेते हैं कि इसका जो बुक वैल्यू है 17.2 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है प्राइस के हिसाब से। और अर्निंग में अदर इनकम भी इंक्लूड होता है 1121 करोड़ का। अब बात करते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। तो इसका जो सेल्स है में ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत अच्छी देखने को मिली है। और गवर्नमेंट का डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर के पीछे गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, तो ये इस कंपनी को बहुत अच्छा बनाता है। और इसको नॉर्थन स्टेटस भी मिला हुआ है, इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। जिसके कारण इसकी रेवेन्यू, इसके सेल्स की जो ग्रोथ है वो 5,733 करोड़ से 11,432 करोड़ तक पहुँच गया है मार्च 2025 में। एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 18% का हुआ है 8% से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अदर इनकम भी है इसकी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,000 करोड़ का है। टैक्स लगने के बाद इसका जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 24 से 14 करोड़ का है। डिविडेंड पे आउट भी 22% का है, तो बहुत अच्छी डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है और बहुत अच्छी ओवरऑल कंपनी है। और इसके शेयर जो है प्राइस जब मार्केट का भी बीच में खूब सारा गिरा था तब भी ये काफ़ी मेंटेन रखा था, तो इस रिगार्डिंग ये जो इसको बहुत अच्छा बनाता है। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% का है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट ग्रोथ 25% का है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 34% का है। शेयर होल्डिंग इसमें प्रमोटर की 84% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है 84% है। FIs 2.26%, DIs 1.69%, पब्लिक की 11%। तो ओवरऑल ये कंपनी बहुत अच्छी डिफेंस की कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बहुत ही अच्छी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। और मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में इसलिए रखा है क्योंकि लगातार रेपो रेट कम होने की वजह से ये अब कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। क्योंकि अगर कंपनी को लो इंटरेस्ट पे RBI से लोन मिलेगा तो ये आगे कम इंटरेस्ट पे देगी और इससे के कारण इसके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आइए हम इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि लोन प्रोवाइड करती है हाउस फ्लैट और ये सब बनवाने के लिए। अब बात करते हैं कि इसके बारे में की पॉइंट्स क्या है। लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसका टोटल पोर्टफोलियो 2,87,000 करोड़ का FY24 में। अब इसका बात करते हैं इसका जो मेन कंपनी है LIC, इसमें 45% स्टेक करती है इस कंपनी में। और इसका जो लोन बुक है, होम लोन 85% है, नॉन हाउसिंग लोन 10% है। इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि ये जो है रिस्क कम करने के लिए होम लोन ज़्यादा देती है एज़ कम्पेयर टू नॉन हाउसिंग एंड प्रोजेक्ट लोन, जिसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। अब बात करते हैं हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो इसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। 310 मार्केटिंग ऑफिस है इसका। FY24 में 43% ब्रांच है इसके टॉप 8 सिटीज़ में और 9 रीजनल ऑफिस है, 23 बैंक ऑफिस है, 44 क्लस्टर ऑफिस है। ओवरऑल इसका मार्केट में प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ी हाउसिंग की कंपनी है। 35% ऑफ टोटल लोन डिसबर्समेंट जो इसका है वो होमी ऐप से है, तो इसका ऑनलाइन डिजिटल में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है और प्रेजेंस बढ़ा के 50% तक करना चाहती है। इसका फोकस जो है FY25 में अच्छा खासा ग्रो करने का है हाउसिंग फाइनेंस में। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप इसका 34,131 करोड़ का है। इसका जो करंट प्राइस है 620 का है। हाई 827 का कर चुका है 52 वीक में और लो 484 का है। इसका PE काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है, 6.33 का है, क्योंकि जो इसका इंडस्ट्री का PE है वो 21 के ऊपर का है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी अंडर वैल्यूड कंपनी है। और बुक वैल्यू इसकी 661 की है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.46% है, ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है। ROC 8.9 का है और ROE 16% का है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो इसके जो स्टॉक है 0.94 टाइम्स है बुक वैल्यू का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कुछ इसके बारे में जो रिस्की फीचर्स हैं वो क्या है कि लो कॉस्ट एवरेज रेशियो है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 7.33% का रहा है पास्ट 5 ईयर में, जो कि काफ़ी कम है। और इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी काफ़ी कैपिटलाइजिंग है, तो इसलिए इसका जो ग्रोथ है थोड़ा कम रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि RBI लगातार रेपो रेट कम कर रहा है इसी वजह से। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो इसका रेवेन्यू 9,978 करोड़ 2022 से 25 में 28,000 का करोड़ 110 करोड़ का हुआ, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। इंटरेस्ट भी काफ़ी इसका 19,000 करोड़ का हो गया है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, एक्सपेंस भी बढ़ेगा। फाइनेंसिंग मार्जिन 25% का 14% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा हुआ है इसका
नेट प्रॉफिट जो है 22,866 करोड़ से 5,443 करोड़ का हुआ है। इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 3% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% का है। तो सेल्स ग्रोथ अभी कम है, पर आगे फ्यूचर में सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। बाकी आप अपना नॉलेज, अपने एनालिसिस से अपना पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक देख सकते हैं। बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो लास्ट ईयर में 16% है, और इस स्टॉक में मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। बैलेंस शीट इसका देखा जाए तो इसका जो रिज़र्व है काफ़ी अच्छा है, 36,000 करोड़ का रिज़र्व है इसका, और उसके बाद बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें देख लीजिए स्क्रीन पे आपकी इसकी बैलेंस शीट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 45% इसका प्रमोटर की होल्डिंग है। एफ आई एस डी आई एस की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है। 21% की, पब्लिक 11% की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फिफ्थ स्टॉक है पर जिसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। और ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है, जो कि वेरियस होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग और सीसीटीवी, मोबाइल फ़ोन्स और वॉशिंग मशीन और एसी, ये सब बनाती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम ज़्यादातर ये बनाती है। बात करते हैं हम इसके की पॉइंट्स के क्या क्या हैं, तो ये मोबाइल और ईएमएस डिवीज़न सबसे ज़्यादा इसने अपना ग्रोथ मोबाइल पे किया हुआ है, जो कि अपना 84% किया FY25 में, जो कि 43% पार्ट था FY23 में। तो मतलब इसने मोबाइल बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और ये वेरियस टाइप के फ़ोन्स बनाती है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंसेस, मतलब कि वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी, एसी, ये सब बनाना है, ये इसने 10% किया है 35% से, जो कि FY23 में था। मतलब ये सब चीज़ें बनाना कम किया और मैन्युफैक्चरिंग फ़ोन का ज़्यादा किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं, हम अप्लाइंसेस में 4% किया है FY25 में, जो कि 9% था FY23 में। लाइट 2% किया है 9% से। तो इसने मतलब मेनली अपना जो फोकस बढ़ाया हुआ है वो किस पे किया हुआ है, लाइटिंग प्रोजेक्ट्स पे, होम अप्लाइंसेस, ये सबसे कम करके फ़ोन पे बढ़ाया हुआ। फ़ोन की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस कंपनी ने। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो इसकी नोएडा, देहरादून, लुधियाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एनुअल प्रोडक्शन इसका स्मार्टफोन का 60 मिलियन है, एलईडी टीवी का 6.5 है, और ऐसे ही इसका प्रोडक्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फोकस इसका जो है मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन है 100 to 120 bps इन द मोबाइल सेगमेंट ओवर द, मतलब अपने फोकस मोबाइल फ़ोन के फॉर्मेशन पे और ज़्यादा बढ़ा रही है। मार्केट पोजीशन की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका जो है 89,799 करोड़ का है। पी रेशियो 81 का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है, पर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और ये सब देख के कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एनालिसिस करके इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। डेब्ट टू इक्विटी इसका बहुत कम है, 0.22 का है। ROE 24% का है। EPS भी ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, मतलब है ही नहीं डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का, बहुत कम है। तो डिविडेंड के लिए तो आप इस कंपनी नहीं देख सकते, बाकी ओवरऑल ग्रोथ है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ और ये सब देख के। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो इसके जो अच्छाई है कंपनी के बारे में, वो ये क्या क्या है। कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। कंपनी डिलीवर्ड की गुड प्रॉफिट ग्रोथ 45% के CAGR से लास्ट 5 ईयर में ग्रो करी है। ROE इसका 3 ईयर का रिकॉर्ड रहा है 28.1% का, और इसकी जो सेल ग्रोथ है 45% है लास्ट 10 ईयर में। स्टॉक इसका जो 29 टाइम्स बुक वैल्यू का, उसका भी रीज़न है क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो प्राइस काफ़ी इसका हाई है इस टाइम पे। अर्निंग इसका इंक्लूड अदर इनकम 498 करोड़ का है। बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स 12,000 करोड़ से इसके जो 38,860 करोड़ तक पहुंची है मार्च 2023 से मार्च 2025 में देखा जाए। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जब ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रोथ बढ़े तो एक्सपेंसेस बढ़े। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इसका 4% का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो FY23 से 345 करोड़ से 1570 करोड़ हुआ है। टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट इसका 1233 करोड़ है। अब बात करते हैं कि इसको मैंने क्यों अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है 120% की, क्योंकि इसमें फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हो रहे हैं, तो इसलिए इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है। और बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 110% है ईयर ऑन ईयर, और उसके बाद ROE 33% का है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में। रिजर्व इसकी बैलेंस शीट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिजर्व भी अच्छे खासे हैं। बोरोइंग्स कम की है कंपनी ने, और रिजर्व्स और इसके रेवेन्यू के हिसाब से इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के आप देख सकते हैं 32.27% का है। FIS का 21% है। DIS का 23% है। पब्लिक का 22% है। तो ये 5 स्टॉक आज हमने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है वारी एनर्जी, दूसरा कैनेरा बैंक, फिर मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डिंग, LIC हाउसिंग फाइनेंस और डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये मेरे हिसाब से 5 बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक हैं आगे 3 to 5 ईयर में, और इनमें मैं इन्वेस्टेड भी हूँ। बाकी आप
अपना रिसर्च करके अपने एनालिसिस से अपना इन्वेस्टमेंट करिए। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर